नमस्कार। डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस बजट में नीतियों में निरंतरता के साथ ही विकसित भारत के विजन का भी दर्शन। अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर बैठक। गृहमंत्री ने 8 मार्च से सभी रास्तों को खोलने का दिया निर्देश। अवरोध पैदा करने वालों से सख्ती से निपटने की दी हिदायत। दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिया अहम फैसला। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 में से 50 मजदूरों को निकाला गया। 4 की मौत, 5 अब भी फंसे। तलाशी अभियान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में कराची में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से जारी। इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 179 रन पर ढेर। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए रखा 180 रनों का लक्ष्य। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और ग्रामीण समृद्धि इस विषय पर बजट यानी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। में एनएक्सटी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत दुनिया में वर्क फोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है। पीएम ने कहा कि भारत में संभावनाएं अनंत हैं। क्या रही पीएम की मुख्य बातें, इसमें देखते हैं। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस और संकल्प से इन्हें हकीकत में बदलना है। भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर लहराए, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी दिशा है। साथियों, ये छोटा सोचने और छोटे कदम लेने का समय ही नहीं है। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो मेड इन इंडिया पर पहले विचार करें।
किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखे। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए। आज भारत बहुत बड़े टारगेट रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अमित शाह ने 8 मार्च 2025 से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रास्ते में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही। दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने ये एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा राजधानी से भी इन वाहनों को बाहर किया जाएगा। 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं
उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। और अब खबर चमोली से है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन बचाव अभियान में अब तक 50 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी ने बताया कि बाकी बचे हुए लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। Rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. मुंबई पहुंचे उपराष्ट्रपति मुंबई में KPB हिंदुजा कॉलेज की 75वीं वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को भारतीय संस्कृति और शिक्षा का आधार बनाना चाहिए। सनातन धर्म में वैश्विक चुनौतियों का समाधान है। उन्होंने भारत को दुनिया में सबसे अधिक आकांक्षी देश बताया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने गौरव को फिर से हासिल करने का आह्वान किया। We must remain well grounded and rooted to Sanatan. And Sanatan has to be part of our culture, our education. Because Sanatan stands for inclusivity. Sanatan offers solutions to the most intractable problems the global challenges indicate. I therefore appreciate it. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया की AI यात्रा भारत के बिना अधूरी होगी। वो मुंबई टेक वीक 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में AI को अपनाने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही AI अलग अलग क्षेत्रों में अलग भूमिका निभाएगा, लेकिन आखिरकार इसे मानव द्वारा बनाया गया है और मानव मस्तिष्क हमेशा AI से बेहतर ही रहेगा। World's AI journey will be incomplete without India. Many countries recognize that. We are the 4th largest adopter of AI in the world today. I dare say no effort to bring AI at the center stage of our lives could be complete without some Indians playing a role somewhere along the chain. And therefore, your capabilities are well recognized. And India will be at the forefront of the AI age. Mumbai is the place where the international fiber optic, the underground cables, have a landing zone. So for AI, what we talk in terms of data centers, investment in data centers, the hyperscalers, Mumbai is the preferred destination. जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू हो रहा है। इससे पहले जम्मू के कटरा में भाजपा के विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। शिविर के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा विधायक आगामी विधानसभा बजट सत्र में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। पहली बार हम इतने बड़े बहुमत से आए हैं और हमारा वोट शेयर सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा बेहतर है और हमारी जो राष्ट्रवाद विचारधारा है उसका पालन करते हुए जो लोगों के हित के विषय हैं वो उठाए जाएंगे और हमारे विधायक पूरी तैयारी के साथ तर्क तथ्य और तुलना के साथ अपना विषय रखने के लिए सक्षम भी है और निरंतर तैयारी में भी अध्ययन भी करेंगे। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा,
ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गुंडराज गुड़ेम जंगल क्षेत्र में नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान माओवादी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। माओवादियों के शवों की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही मुठभेड़ स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान भी जारी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता और गोवा के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कोलकाता हिंडन गोवा के बीच बोइंग 737 विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंडन से अन्य शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी दी जाएगी। यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी के लिए भी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। हिंडन से 180 सीटर हवाई जहाज जाएंगे। रविवार से बेंगलुरु के लिए भी विमान सेवा शुरू होगी। 22 मार्च से हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू और चेन्नई के लिए भी विमान सेवाएं शुरू होंगी। 22 मार्च से ही बेंगलुरु के लिए दिन में 2 फ्लाइट्स शुरू होंगी। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में टेकेक्स 25 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। इस मौके पर राजपुताना ग्राउंड में छात्रों द्वारा गेमिंग जोन बनाकर ड्रोन गेम, पेन बॉल गेम और रोबोट फाइट गेम का आयोजन किया गया, जिसमें आईआईटी बीएचयू के छात्रों द्वारा बनाए गए ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। वहीं स्वतंत्रता भवन में लगी प्रदर्शनी में ड्रोन, सेना और एनएसजी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पे बेसिकली हम स्टूडेंट्स का टैलेंट जज करते हैं टेक्नोलॉजी में, एरियल रोबोटिक्स में। जैसे अभी यहाँ पे जितने भी ड्रोन्स हैं ये सारे बच्चों ने प्री बिल्ड नहीं है, ये सब उन्होंने बनाए हैं। यहाँ से अब यहाँ पे उनके सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे जहाँ से वो अपनी फ्लाइंग टेस्ट करेंगे। जैसे फ्लाइंग स्किल होगी वो सारी टेस्ट होगी यहाँ से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन से जुड़े एक फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने रघु मीडियामी को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट जगदलपुर में पेश किया गया। प्रतिबंधित मूलवासी बचाव मंच के नेता रघु मीडियामी को एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मूलवासी बचाव मंच पर पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। जांच से पता चला कि रघु मीडियामी भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सीपीआई माओवादी संगठन के लिए फंडिंग जुटाने के लिए काम करता है। सिडनी विश्वविद्यालय की एडजंक्ट सीनियर लेक्चरर प्रोफेसर डॉक्टर एना लिबर्ट ने एम्स नई दिल्ली के जन औषधि केंद्र का दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर एना लिबर्ट ने जन औषधि केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जन औषधि केंद्र की तारीफ करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की इस अनूठी पहल की तारीफ की और कहा कि जन औषधि केंद्र से लोगों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल रही हैं, जो आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। So Jan Aushadhi is an amazing innovation, and after being at the conference, had a little bit of understanding of the initiatives of
Prime Minister Modi, but I think in terms of health, this is the most important, to have affordable medicines, to have a point where people can come in and have treatment before they have a chronic disease, but also it gives a point where they can talk about, especially women who are having children and children, about all the other important things of health, of nutrition and lifestyle and exercise. And so it gives a way to not only have acute treatment, but to prevent chronic illness and also to integrate all the other principles that we need to have for a healthy health span. And that has an amazing effect on the economy of the person and the family around. And I think it's an amazing initiative that should be representative in many, many countries. और अब बात करेंगे मोटापे की। भारत में मोटापा एक बहुत बड़ी और बढ़ती समस्या है जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का कारण बन रही है। इसका प्रमुख कारण हमारी बदलती जीवन शैली, अस्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी है। मोटापा आज भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गया है, जिससे सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये न सिर्फ अपने आप में एक समस्या है, बल्कि मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर रोगों का खतरा भी इससे बढ़ जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी, गलत जीवन शैली, असंतुलित और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण मोटापा समाज में चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जहां एक ओर फास्ट फूड का प्रचलन आज बढ़ गया है, तो वहीं लोगों की शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है। भविष्य में इसी समस्या की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया और राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे को कम करने के लिए प्राथमिक कदम के तौर पर खाने वाले भोजन में तेल के उपयोग को कम करने का आह्वान किया। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। आइए अब जानें कि आखिर मोटापा क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मोटापा असामान्य या अत्यधिक वसा के रूप में परिभाषित किया गया है। मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का BMI 25 या उससे अधिक है, तो उसे अधिक वजन वाला माना जाता है और 30 या उससे ऊपर के BMI को मोटापा माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का BMI 35 या उससे अधिक होता है, तो वो अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में आता है। दरअसल BMI ही वो तरीका है जिससे ये पता किया जाता है कि व्यक्ति का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से ठीक है या नहीं। इसे जांचने के लिए व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग से भाग किया जाता है। दुनिया भर में वयस्कों और बच्चों में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। 1990 से 2022 के बीच मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों का प्रतिशत 2% से बढ़कर 8% हो गया है, यानी 4 गुना बढ़ गया। इसी समय में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की संख्या भी दोगुनी हो गई, जो 7% से बढ़कर 16% पहुंच गई। भारत में मोटापे के आंकड़ों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि 15 से 49 साल की महिलाओं में 6.4% और पुरुषों में 4% मोटे हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी मोटे बच्चों का प्रतिशत 2015-16 में 2.1% था, जो 2019-21 में 3.4% रहा। केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें
फिट इंडिया मूवमेंट, NPNCD प्रोग्राम, पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट, आज से थोड़ा कम अभियान प्रमुख हैं। मोटापा भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन भारत इसे हल करने के लिए कई कदम भी उठा रहा है और इन कार्यक्रमों ने भविष्य की पीढ़ियों को मोटापे के जोखिम से बचाने और जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, एक फिट और स्वस्थ भारत की कल्पना भी समय की मांग के रूप में दिखाई दे रही है। यदि हम जागरूकता, सही जीवन शैली और सही नीतियों को अपनाएं, तो भारत मोटापे से निपटने में एक उदाहरण बन सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र की मिसाल पेश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा इस रिपोर्ट को, बहुत ही बारीकी से समझिए इन बातों को और अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। बात क्रिकेट की तो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कराची में दक्षिण अफ्रीका का सामना इंग्लैंड से इस वक्त हो रहा है। इंग्लैंड की टीम मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन पर ढेर हो गई। इस तरह दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने अपने पहले 2 विकेट महज 20 रन के स्कोर पर खो दिए। इंग्लैंड का तीसरा विकेट बेन डकेट के रूप में गिरा, जो 24 रन बनाकर मार्को जॉनसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच 62 रन की साझेदारी सामने आई, जो हैरी ब्रुक के 19 रन पर आउट होने के साथ ही समाप्त हो गई। वहीं जो रूट भी 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के विकेटों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और पूरी टीम 179 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।